जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि आज का स्टैटिक जी के सेट आपके ज्ञान का पूरा टेस्ट लेने वाला है। इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर जीके मजबूत करनी है तो एक भी प्रश्न स्किप मत करना। चलिए बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार स्टैटिक जी के प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था। आपसे पूछा है कि हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज क्या करिए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपको यहीं तैयार हो जाएगा, क्योंकि गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला का अत्यधिक विकास हुआ। हजार राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर विजयनगर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनका शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णकाल माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी हम्पी थी। हम्पी आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गोईपुरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था। आपसे पूछा कि गोईपुरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंकिंग में ग्राहक सेवा सुधार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोईपुरिया कमेटी का गठन बैंकिंग सेवाओं में सुधार के लिए किया गया था। इस समिति ने ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैंक शाखाओं के कार्य समय, शिकायत निवारण और ग्राहक सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कस्टमर सर्विस सुधारने में इस समिति का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। बाकी विकल्पों की बात करें तो कर सुधार या विभिन्न वित्त आयोगों से संबंधित होता है। रेलवे सुरक्षा, इसका संबंध रेलवे समितियों से होता है। बैंकिंग सुधार से जुड़े प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पटाखा पटाखा किस देश या क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा है। आपसे पूछा कि पटाखा किस देश या क्षेत्र की आधिकारिक मुद्रा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मकाऊ। मकाऊ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पटाखा मकाऊ की आधिकारिक मुद्रा है। मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने पर्यटन और कैसीनो उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रतियोगी परीक्षाओं में देशों की मुद्रा से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो वियतनाम यहाँ की मुद्रा डोंग है, लाओस यहाँ की मुद्रा कीप है और कंबोडिया यहाँ की मुद्रा रियल है। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा युआन है। जापान की मुद्रा येन है। ये भी सब ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, क्या IAEA का फुल फॉर्म ध्यान रखिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। यह संस्था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। IAEA परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए भी कार्य करती है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। IAEA को 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। IAEA संयुक्त राष्ट्र के संबंध संस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहां की गई थी। आपसे पूछा है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में कहां की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोजशाह कोटला मैदान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करना था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु इसके प्रमुख क्रांतिकारी सदस्य थे। HSRA ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
HSRA का पुराना नाम HRA था। इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह से जुड़ा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। आपसे पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आयन मंडल। आयन मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर वायुमंडल की वह परत है जहां से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं। इस परत में आयनित कण पाए जाते हैं। लंबी दूरी के रेडियो तो संचार में यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह परत पृथ्वी से लगभग 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो समताप मंडल ओजोन परत के लिए प्रसिद्ध है। मध्य मंडल उल्काएं यहाँ जलती हैं। क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ होती है। आयनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी का भाग माना जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन में इसका विशेष महत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किससे परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। आपसे पूछा कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को किससे परामर्श करने का अधिकार प्राप्त है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। इसे राष्ट्रपति का परामर्शाधिकार कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो महान्यायाधीश सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक का संरक्षक कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है। आपसे पूछा है कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। बैडमिंटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप और उबेर कप अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं हैं। थॉमस कप पुरुषों की टीम चैंपियनशिप है जबकि उबेर कप महिलाओं की टीम चैंपियनशिप है। इन प्रतियोगिता का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा किया जाता। भारत ने 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था। बैडमिंटन में शटलकॉक का उपयोग होता है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था। आपसे पूछा है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी दिनार। दिनार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासक ने बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन सिक्कों पर राजा की आकृति और धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे। गुप्त काल आर्थिक समृद्धि और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बाकी विकल्पों की बात करें तो रूपक चांदी के सिक्के से संबंधित शब्द है। जीतल दिल्ली सल्तनत काल में प्रचलित सिक्का था। टंका मध्यकालीन भारत की मुद्रा थी। गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। समुद्रगुप्त के सिक्के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शिमला। शिमला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। यह संस्थान आलू की उन्नत किस्मों और कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत की गई थी। यह किसानों को बेहतर उत्पादन तकनीक और रोग नियंत्रण संबंधी जानकारी देता है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। संसद इसी अनुच्छेद के तहत संविधान में परिवर्तन, संशोधन या नए प्रावधान जोड़ सकती है। कुछ संशोधनों के लिए केवल संसद की मंजूरी चाहिए होती है जबकि कुछ मामलों में राज्य की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। संविधान को समय के अनुसार लचीला और प्रासंगिक बनाए रखने
देने के लिए यह प्रावधान किया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब तक भारतीय संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेंच नेशनल पार्क मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के आसपास स्थित है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। यह बाघ संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक भी पेड़ा इसी क्षेत्र से मिली थी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टकला मकान डिजर्ट चीन के सिंजियांग क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े रेतीले मरुस्थलों में से एक माना जाता है। यह मरुस्थल अत्यधिक शुष्क और कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है, पर प्राचीन सिल्क रूट इसके आसपास से होकर गुजरता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मंगोलिया गोबी मरुस्थल के प्रसिद्ध है। कजाकिस्तान मध्य एशियाई देश, लेकिन टकला मकान यहाँ नहीं है। उज्बेकिस्तान सही उत्तर या भी नहीं है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों में फैला है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, पूछा है पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ, 1191 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। युद्ध का मैदान वर्तमान हरियाणा के तराइन यानी कि तरावड़ी क्षेत्र में स्थित था। इसके अगले वर्ष 1192 ईस्वी में हुए द्वितीय तराइन युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से है। आपसे पूछा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से, किसके संरक्षण से है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन परत। ओजोन परत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें जैसे CFC के उपयोग को कम करना था। ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक माना जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आपसे पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। 1985 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यहाँ बाघ, हाथी, जंगली भैंसा और अनेक दुर्लभ पक्षी भी पाए जाते हैं। काजीरंगा को टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि दूधसागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूधसागर फॉल्स गोवा राज्य में मांडवी नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक माना जाता है। इसका नाम दूधसागर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका पानी दूर से दूध की धारा जैसा दिखाई देता है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।
दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 310 मीटर है या भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन वर्ष 1776 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में मुक्त व्यापार और बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत बताए गए। एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ का सिद्धांत भी दिया है। कल्याणकारी ऑप्शन में जो दिया है अमर्त्य सेन, इन्होंने ये कल्याणकारी अर्थशास्त्री प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। आपसे पूछा है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुंडल वन कश्मीर में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। इस संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसमें महायान बौद्ध धर्म को विशेष बढ़ावा मिला। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात है तो राजगृह प्रथम बौद्ध संगति का स्थान था। वैशाली द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान था। पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति का स्थान था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी वर्तमान पेशावर थी। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2 फरवरी। 2 फरवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिन रामसर कंजर्वेशन को अपनाया गया था। आर्द्रभूमियां जैव विविधता और जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली रामसर साइट जो थी चिल्का झील थी। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जीके के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में कहां स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक्स के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।